तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 21,413 पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर यह भर्ती जो है निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अप्लाई लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, मुझे ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन आज शाम तक जो है इसका अप्लाई लिंक पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तब आप जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई जो है कर पाओगे। लेकिन मेरी बात मानिएगा, अभी आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। 2-3 दिन आप लोग देखिएगा कि क्या रूल रेगुलेशन है, किस प्रकार से जीडीएस की भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया जाता है और कहां से फॉर्म अप्लाई करने पर मेरा सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म भरने में आपको क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, 4-5 चीजें हैं जिसका आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप फॉर्म में अप्लाई करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे और हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है वो समझ लीजिए फाइनल सबमिट ना हो या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जीडीएस की ये जो भर्ती है ना, ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट सभी 23 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको क्या कुछ गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो एक मोबाइल नंबर का 2 बार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप लोग जीडीएस की पिछली भर्ती में जो 2023 में या फिर 2024 में भर्ती आई थी उसमें रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, और उसमें जिस भी मोबाइल नंबर का आपने यूज किया होगा उस मोबाइल नंबर का यूज इस बार आपको जीडीएस की नई भर्ती में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन किए हैं तब तो ये दूसरी बार रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, लेकिन अगर पहले आप 2 बार रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एक ही मोबाइल नंबर पे कर चुके हैं तो इस बार तीसरी बार एक ही मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो फॉर्म आपका जो है सबमिट नहीं होगा, हो सकता है कि रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चेंज कर देना है, बदल देना है। उसके बाद जीडीएस की नई भर्ती में आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सोच समझ करके सर्किल का चुनाव आपको करना है, क्योंकि बाद में इसे बदला नहीं जा सकता है। यानी कि फॉर्म एडिट के टाइम पे भी आप जो है सर्किल को बदल नहीं सकते हो। एक बार डिवीजन तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, डिवीजन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सर्कल बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वहां का कट ऑफ कम जाता है। अगर इस पर एक सेपरेटेड वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग में अलग से एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि सोच समझ करके आपको सर्कल का चुनाव करना है, क्योंकि सर्कल एक बार जो है अगर आपने चूज कर लिया तो बार बार इसे बदला नहीं जा सकता है, केवल डिवीजन चेंज होगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेड पॉइंट्स को 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए, जितने भी सीजीपीए कैंडिडेट है ना, उनके मन में ये सवाल आता है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक तो ग्रेड होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ग्रेड होता है जो कि A1, A2, B1, B2 इस तरह करके होता है, और एक होता है ग्रेड्स पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, वहां पर ऑप्शन दिया रहता है। जब आप फॉर्म में अप्लाई करने जाओगे ना तो वहां पर ऑप्शन दिया रहता है। मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में ग्रेड दिया हो A1, A2, B1, B2, तो आपको सिंपली क्या करना है, ग्रेड को वहां पर फिल कर देना है कि मेरे इतने ग्रेड्स मुझे मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्रेड पॉइंट्स आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है तो आपको क्या करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद जो भी परसेंटेज निकलता है वहां पर आपको फिल कर देना है फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे। इस चीज का आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जितने भी सीजीपीए कैंडिडेट है ना, वे क्या करते हैं कि डायरेक्टली वे फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे ग्रेड पॉइंट्स डाल देते हैं। ये चीज गलत है, ठीक है ना। 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जितना परसेंटेज निकल करके आएगा उसे आपको फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पे फिल करना है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्कैन करके इस बार अपलोड नहीं किया जा रहा है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे सूचना मिल रही है। शुरुआत में क्या बताया गया था, हालांकि देखिए इस चीज को नोटिफिकेशन में भी नहीं बताया गया है कि आपके 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड
अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। हालांकि ये चीज गलत है, कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो अगर ये चीज नहीं होगा तो जीडीएस की इस भर्ती में भी आपको फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। और अगर एक बार मार्कशीट सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड किया जाता ना तो जो जाली सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर जो फेक तरीके से जीडीएस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं ना, वे जीडीएस की भर्ती में कभी भी ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और वे आवेदन करेंगे तो वे पकड़े जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी स्कैन नहीं किया जाएगा। आराम से जिस प्रकार से पहले आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते थे, सेम उसी प्रकार से आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब यहां पर सवाल यह भी आता है कि सर ये बताइए कौन से विद्यार्थी कहां से फॉर्म अप्लाई करे, मतलब कि किस सर्कल का जो कैंडिडेट है वो किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये है जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि किस सर्कल के जो कैंडिडेट है वो कहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनका लोकल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु चलता है और वो जो है आंध्र प्रदेश में ही बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट है वे आंध्र प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज चलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तौर पे जो असमिया लैंग्वेज है, बोडो जनजाति है, वे कैंडिडेट असम से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है देखिए बिल्कुल हिंदी चलती है। तो वहां के जो कैंडिडेट है वे सभी हिंदी भाषी सर्कल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार के जो कैंडिडेट है वे यूपी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एमपी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। ये सारे कैंडिडेट सभी हिंदी भाषी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वे कैंडिडेट गुजरात से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका लोकल लैंग्वेज जो है गुजराती चलता है। अब जैसे यूपी का जो कोई कैंडिडेट है वे गुजरात से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वे वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज जो है गुजराती चलता है, ठीक है ना। हरियाणा का यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी बताया गया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। इसी प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग सर्कल का लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के अकॉर्डिंग आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है ना। कर्नाटक में कन्नड़ चलता है। उसके अलावा केरला की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है मलयालम है। मध्य प्रदेश का हिंदी है। महाराष्ट्र का जो है मराठी और कोंकणी वहाँ पर बोली जाती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोकल लैंग्वेज है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेज है वो वहाँ पर बोली जाती है। तो एक बार आप सभी लोग गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे ये पूछा करते हैं कि सर मैं हिंदी स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो मैं मेघालय से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप मेघालय से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई करते हो तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और वो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बना पाते हो तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। ये देखिए उड़ीसा के जो कैंडिडेट है उनका जो लोकल लैंग्वेज है वो उड़िया है। पंजाब का जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। राजस्थान का हिंदी और इंग्लिश वहाँ पर बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल जो है लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हिंदी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है कि सबसे पहले आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। मार्कशीट आपके पास होना चाहिए यानी कि 10वीं की मार्कशीट। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं हमारे भाई बहन उनके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा सभी कैंडिडेट के पास यहाँ पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं होगा तो भी चल जाएगा अगर आपके पास आधार कार्ड है तो, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बहुत जरूरी है, वो चीज़ आप लोग सरकारी अस्पताल से बनवा लीजिएगा तभी काम चलेगा, ठीक है ना। तो इतने सारे आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल आईडी होने चाहिए। तब आप जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 10 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा और लास्ट डेट को बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके लास्ट डेट को
को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 मार्च 2025 से पहले पहले आपको जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। फॉर्म एडिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च 2025 के बीच में मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है ना, तो इसमें आप सुधार कर सकते हो, मतलब कि 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आप जो है फॉर्म में आपको कोई संशोधन करना पड़ेगा। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ की में गलती कर देते हैं, उसके अलावा फादर नेम में मिस्टेक करते हैं, एड्रेस में मिस्टेक करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और कम से कम 2-3 बार आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे दोबारा आपको चेक करना है, ठीक है ना, कि मैंने डेटा फिल किया है वो सही तरीके से फिल किया है कि नहीं फिल किया है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट जो है करना है। जल्दबाजी में आपको फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इस चीज को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जीडीएस की इस भर्ती का बताया गया है कि जो लास्ट डेट रहेगा वो 30 जून 2025 रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 30 जून 2025 तक इस वैकेंसी का मेरिट सूची आने का सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस रोक दिया जाएगा और जुलाई से जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 2025 में जीडीएस की 2 बार भर्ती निकाली जाएगी और इस बार जानते हैं आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है यार। इतना अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, आपको सोच समझ करके फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ सर्कल ऐसे हैं ना जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जीडीएस की जो पिछली भर्ती थी ना, 44,228 पदों की जो भर्ती आई थी, उसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2025 तक रहेगा, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा, 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल और सभी पीएच हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 3 मार्च 2025 के रिगार्डिंग। अब देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए उम्र की गणना जो है वो कब से किया जाएगा। मेरे 18 साल में 2 महीने बचे हैं, मेरे 4 महीने बचे हैं, तो क्या मैं फॉर्म में अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि उम्र की जो गणना है वो 3 मार्च 2025 के रिगार्डिंग किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 हो जाना चाहिए, तभी आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। और मैं अच्छी तरीके से समझाने के लिए देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखा है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2007 से पहले का है, ठीक है ना, फिर से समझिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 2007 से पहले का है तो आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 3 मार्च 2007 के बाद जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वे जीडीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप 3 मार्च 2004 कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 3 मार्च 2002 कर लीजिए। तो आप सभी लोग को यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा, आप सभी लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 साल तक का एज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से यहाँ पर मात्र 100 रुपए लिए जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि 100 रुपए लग रहे हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है यार कि इस बार आपकी किस्मत पलट जाए क्योंकि इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। आप सभी लोग को भी मालूम है 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे क्या गलती आपको नहीं करना है, और जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। किस सर्कल से किस डिवीजन से फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना चाहिए। इस पर अगर एक सेपरेटेड वीडियो चाहते हो आप तो आप एक कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।